वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 26 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में है। यह फेस्टिवल पार्ट है नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। आपसे पूछा गया है कि इसे कौन कौन मिलकर ऑर्गेनाइज करता है। आपके पास बॉडीज़ के नाम हैं UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बताइए कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इसे ऑर्गेनाइज करने को लेकर। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर सही जवाब 1, 2, 3 एंड 5 है। देखिए कहाँ पर है ये है C 1, 2, 3 एंड 5। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज नॉट पार्ट ऑफ ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। तो इसका सही जवाब है C 1, 2, 3 एंड 5। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इन बॉडीज़ के एसोसिएशन के साथ। फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरला की सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया केरला के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो इंडिया स्टेट यूनिट है उसके द्वारा और सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ के द्वारा। इसे थोम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी पुकारा गया। यद्यपि इसे ऑर्गेनाइज किया गया WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उन्हें एसोसिएशन यानी कि मदद मिली है इन बॉडीज़ की। इसमें अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया जाता है ड्रैगन फ्लाइज के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में और उन्हें कंजर्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं उस बारे में भी। जो अगला प्रश्न है इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ बताना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रीजनल ग्रुपिंग है जिसे 1967 में, यहाँ पर 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। बताइए। ऑप्शंस हैं अफ्रीकन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क और एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब बताइए। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है B, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड के साथ मिलकर 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक ऑर्गेनाइज किया। देखिए ये जो समिट है इसकी ये जो नेटवर्क है इसकी जो शुरुआत है उसे 7th आसियान इंडिया समिट के दौरान किया गया था थाईलैंड में 2009 में। इसमें एक थिंक टैंक होता है, पॉलिसी मेकर्स, स्कॉलर्स, मीडिया, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सभी लोग आते हैं और पॉलिसी इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। जो 6th राउंड टेबल ऑफ AINTT हुआ है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो थाईलैंड की है उनके साथ मिलकर। यहाँ पर देखिए आसियान रीजनल ग्रुपिंग है, 1967 में स्टैब्लिश की गई थी। मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई और लाओस। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला कहता है कि ये एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल दूसरा सही है। पहला इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर होने का मतलब ये है कि इसमें जो भी पैसा लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्पॉन्सर्ड होने का मतलब है कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट से भी लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में फर्स्ट 5 मंथ जो अप्रैल टू अगस्त का रहा है उसमें 44% इंक्रीज़ देखने को मिली है अप्रूवल में। फंडिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एडमिनिस्टर किया जाता है MSME जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, लॉन्च किया गया था 2008-9 में। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, मतलब सरकार इसमें क्रेडिट में थोड़ी सब्सिडी दे देती है। ये सब्सिडी 35% तक हो सकती है 25 लाख तक के लोन में, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है तो ठीक है, और 10 लाख तक का जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर ऐसे लोन है तो 35% तक की सब्सिडी जो है वो सरकार देती है। नेशनल लेवल पे इसे KVIC इंप्लीमेंट करता है। स्टेट लेवल पे जो स्टेट KVIC डायरेक्टोरेट हैं, स्टेट खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड हैं, वो लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर होता है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर के ऑफिस का, वो प्रेसिडेंट बाई रूल डिटरमाइन करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कास्टिंग वोट का पावर होता है।
अगर किसी मुद्दे पर डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाए बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ऑब्वियसली जवाब सोच चुके होंगे। यहाँ पर जो सही जवाब है वो 1 और 2 ओनली है, यानी कि ए। ये तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होता, कोई स्पेशल पावर नहीं होता। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है, मतलब 3 लोगों में से जो 2 लोग कह देंगे वही होगा। यहाँ पर उनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास केवल एक जगह पे एज होता है कि वो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रिमूवल है उसे रिकमेंड कर सकते हैं, और किसी भी केस में उनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं होता। कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टेन्योर, ये सभी लोगों के इक्वली होते हैं, तीनों लोगों के, जो प्रेसिडेंट बाय रूल डिटरमाइन करते हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में उनकी पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी के बारे में बातें की गई हैं। कंपोजिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जितने भी नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उतने अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। अभी राइट नाउ 2 हैं। टेन्योर 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी समय या फिर इनका टर्म एक्सपायर होने पे इनका समय समाप्त हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से बिल्कुल उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल की रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, और दूसरा ये बोलता है कि ये स्कीम जो है ये लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है पुअर और लो इनकम सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। देखिए देखकर लग रहा होगा कि 2 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की बात आ रही है तो ESI बीमा देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो पुअर और लो इनकम सेक्शन है सोसाइटी का, उसे लाइफ इंश्योरेंस देने की बात की गई है। बट ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आप एक पॉइंट पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अटल बीमित व्यक्ति कहा जा रहा है। बीमित व्यक्ति का मतलब क्या होता है? बीमित व्यक्ति का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका बीमा पहले से हो चुका है। समझ रहे हैं बात? अगर किसी व्यक्ति का बीमा पहले से ही हो चुका है तभी उसे बीमित व्यक्ति कहा जाएगा, और अगर वो बीमित व्यक्ति है तो फिर उसे किस बात का लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग? मतलब ये तो उसको ना दिया जाएगा जो बीमित नहीं है। और यहाँ पे योजना के नाम में ही कहा जा रहा है कि बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, मतलब हम उस व्यक्ति के कल्याण की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बीमित है। तो इस लिहाज से अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीमा देने की बात की जा रही है जबकि वो व्यक्ति तो ऑलरेडी बीमित है। अब देखिए ये कई बार स्कीम्स के वर्ड्स में कुछ टेक्निकलिटी होती है, आप समझ जाते हैं तो आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। इसीलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। इसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह देने की बात नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको बीमा ESI देकर रखती है, अगर उनकी जॉब चली जाती है, जॉबलेस हो जाते हैं, तो 90 दिनों तक उनको जो एक सैलरी, उनकी एवरेज सैलरी थी उसका 50% अमाउंट पे किया जाएगा। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। पहले एक्चुअली में लोग 25% देते थे, वो अब उन्होंने बढ़ा के 50% कर दिया है 90 दिनों तक के लिए। पहले होता ये था कि वो अपने लास्ट एम्प्लॉयर के पास जाते थे जिससे उनका काम छूटा है, उनके पास अपना क्लेम रखते थे, ESI वहाँ से उनको पे करता था। अब उनको अपने लास्ट एम्प्लॉयर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंपली जो ESIC का ब्रांच है वहाँ पे जाके अपना क्लेम कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आपसे ये पूछता है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो रीफाइनेंस करती है कोलैटरल फ्री लोन्स को जो स्मॉल बोरोवर्स को दिए जा रहे हैं। बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट स्कीम, MPDA, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम। सही जवाब चूज करिए। सही जवाब देखिए यहाँ पर ए है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो मुद्रा एंटिटी है ये रीफाइनेंस करती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उनको पैसे देती है, जिसके बाद वो स्मॉल बोरोवर्स को पैसे देते हैं। ये जो लोन दिए जाते हैं इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिशु, तरुण और किशोर में। शिशु, किशोर और तरुण में शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 5 लाख तक का और तरुण में 10 लाख तक का। ठीक है। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर P नोट्स के बारे में बात है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें RBI इशू करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ODIs हैं, जो इक्विटी शेयर या डेट सिक्योरिटीज़ इनके अंडरलाइन एसेट होते हैं, मतलब ये उसी के ऊपर दिए जाते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है। इसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स ट्रू, लेकिन इसे RBI इशू नहीं करता। यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाता है, बिकॉज जो P नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं इन्हें रजिस्टर्ड फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs अप्रूव करते हैं या फिर इशू करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं या किसी भी अन्य देश में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो रजिस्टरिंग बॉडी है उससे रजिस्टर नहीं करना चाहते खुद को। जैसे इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन खुद को जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, वो उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो FIIs उनसे रजिस्टर्ड हैं वो उनको अपना पैसा देकर उनसे P नोट ले लेते हैं। ये जो P नोट है उसका अमाउंट वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो जो P नोट देते हैं उस P नोट से ये FIIs यहाँ पे या तो कोई शेयर या फिर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं। मतलब ये जो P नोट का पैसा है उसके बैकग्राउंड में जो गारंटी है वो तो उस शेयर की ही है या फिर उस डेट इंस्ट्रूमेंट की है जिसके बदले में वो P नोट उन्होंने लिया है। वो यहाँ पर सेबी को बताते तो हैं कि हाँ इतना पैसा मैंने या हमने P नोट से इकट्ठा किया है, लेकिन वो पैसा P नोट से हमने किससे लिया है ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए थोड़ा वरिंग होता है, पता नहीं कौन व्यक्ति पैसा लगा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ इस्तेमाल करेगा। पता चला किसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ P नोट्स खरीद लिए हैं, वो इंडिया के शेयर मार्केट से फ़ायदा कमा रहे हैं और फिर उसी पैसे से प्लॉटिंग करके यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ पे या तो तस्करी कर रहे हैं, गन्स की सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इलीगल या एलिसिट मीन्स से काम कर रहे हैं। और वो पैसा कमा कहाँ से रहे हैं, वो हमारे ही मार्केट में P नोट से पैसा लगा के कमा रहे हैं और उसी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो ये खतरा होता है P नोट्स का, क्योंकि उसमें किसने पैसा लगाया है उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती हैं। जो अगला प्रश्न है वो करिए म्यूजियम के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की और सीरिया। बताइए सही जवाब क्या है। यहाँ पर सही जवाब सी है। जो करिए म्यूजियम है ये टर्की में लोकेटेड है। 534 AD में इसे बनाया गया था। शुरुआती दौर में ये एक चर्च हुआ करता था, ऑर्थोडॉक्स चर्च। बाद में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी टर्की की गवर्नमेंट इसे वापस से एक मॉस्क में कन्वर्ट करने जा रही है। ऐसा ही उन्होंने हैजिया सोफिया के साथ भी किया था। हैजिया सोफिया भी पहले एक चर्च हुआ करता था, जब वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया तो उन्होंने इसे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। जब 1930s में वहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसे म्यूज़ियम बना दिया और अभी वहाँ की सरकार ने वापस से इसे मॉस्क बना दिया है। तो ये एक्टिविटीज़ अभी टर्की में चल रही हैं, जानते रहिए। यहाँ पर देखिए 5 आपके पास जो फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या फिर जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनके बारे में जानकारी है। आपको बताना है कि ये नॉर्थ टू साउथ में कैसे अरेंज किए जा सकते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोव, शेषाचलम हिल रेंजेस, मानस नेशनल पार्क, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। आप इन्हें अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ में कैसे अरेंज किया जा सकता है। सही जवाब चूज़ करिए। अगर आपने सही जवाब चूज़ कर लिया हो तो बात करते हैं। इसका सही जवाब बी है। 24135 में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। मैप में देखेंगे समझ में आएगा। ये है डिब्रू सैखोव। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 4 नंबर पे क्या है, मानस। तो ये है मानस, ठीक है। और उसके बाद 1 नंबर पे सिमलीपाल है। यहाँ पर देखिए ये सिमलीपाल है। 3 नंबर पे क्या है, शेषाचलम है। तो शेषाचलम आपको यहाँ मिल जाएगा। और 5 नंबर पे अगस्थामलाई है। अगस्थामलाई यहाँ पर है। तो नॉर्थ टू साउथ पे आपको ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपको कुछ जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको उनकी लोकेशन के हिसाब से मैच करना है। कमलांग टाइगर रिजर्व लद्दाख, सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, नागरहोल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। बताइए कौन सा सही मैच्ड है, कौन सा सही मैच नहीं है। यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही मैच है, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में और नागरहोल मिलेगा कर्नाटका में। देखिए अभी हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC का दूसरा बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें 8 महीनों में आपका पूरा कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर किया जाना है, इंक्लूडिंग CSAT। तो ये जो कोर्स है आप अवेल कर सकते हैं video.onlyas.in पे जाके, या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप यही फॉरेस्ट रिजर्व का टॉपिक तैयार रखिएगा। इसी से हम वापस से प्रश्न आपसे पूछेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।